ये स्लाइड सेमेस्टर सेकंड के यूनिट 1 के पाश्चात्य दर्शन की रूपरेखा से लिया गया है। प्लेटो की ज्ञान मीमांसा। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में अपने ज्ञान सिद्धांत को स्पष्ट किया है। उनके ज्ञान सिद्धांत को दो पक्षों में विभाजित किया जा सकता है, खंडन पक्ष और मंडन पक्ष। खंडन पक्ष में स्पष्ट किया जाता है कि ज्ञान क्या नहीं है। इस पक्ष में इंद्रियजन्य ज्ञान का खंडन है। मंडन पक्ष में बौद्धिक ज्ञान को यथार्थ बताया गया है। ज्ञान का खंडन पक्ष। इस पक्ष में प्लेटो ने दो बातों का विशेष रूप से खंडन किया है। ज्ञान प्रत्यक्ष है, ज्ञान धारणा है। ज्ञान प्रत्यक्ष है का खंडन। ज्ञान प्रत्यक्ष है का अभिप्राय है कि इंद्रियों द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वही वास्तविक है। प्रोटागोरस और सोफिस्ट विचारकों के इस मत का निम्नलिखित तर्कों के आधार पर प्लेटो खंडन करते हैं। व्यक्तिगत प्रतीति ही प्रमाण नहीं है। यदि इंद्रियजन्य ज्ञान ही यथार्थ है तो व्यक्ति विशेष को होने वाला अनुभव ही सच्चे ज्ञान का प्रमाण होता। ऐसी स्थिति में किस व्यक्ति के अनुभव को वास्तविक ज्ञान माना जाए? प्रत्यक्षात्मक ज्ञान भ्रामक है। इंद्रिय अनुभव ज्ञान कई बार अनेक मनोवैज्ञानिक कारणों से परस्पर विरुद्ध प्रतीत होता है। इसी कारण यथार्थ ज्ञान के विषय में भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे एक ही वस्तु समीप होने पर बड़ी तथा दूर होने पर छोटी दिखाई देती है। एक ही वस्तु विभिन्न प्रकाश में सफेद, हरी और काली दिखाई पड़ती है। यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इन विरोधी अनुभवों में किसको सही माना जाए। यदि प्रत्यक्षात्मक ज्ञान वास्तविक है तो सभी प्रकार के विरोधी प्रत्यक्ष भी सही माने जाएंगे। अतः परस्पर विरोधी प्रत्यक्षों से यह मत खंडित होता है। विवेकशीलता से खंडन। यदि इंद्रियजन्य ज्ञान ही प्रमाण है तो बालक और वृद्ध और शिष्य और गुरु के प्रत्यक्ष में भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष तो दोनों को होता है। अभिप्राय यह है कि छात्र और शिक्षक का अनुभव समान हो तो शिक्षक को शिक्षा देना व्यर्थ है। वस्तुतः उनके ज्ञान में अंतर है। इससे प्रमाणित होता है कि दोनों पक्षों के इंद्रियजन्य अनुभव या ज्ञान समान नहीं है। प्रत्यक्ष के मापदंड से निषेध। प्रोटागोरस मनुष्य के प्रत्यक्षात्मक अनुभव को सभी पदार्थों के वास्तविक ज्ञान का मापदंड मानते हैं। प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशुओं को भी होते हैं। अतः मनुष्य के समान पशुओं को भी सब पदार्थों का मापदंड मानना होगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। अतः इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष ही सभी प्रकार के ज्ञान का मापदंड नहीं है। आत्मघाती सिद्धांत। प्रोटागोरस का ये सिद्धांत कि स्व प्रतीति ही प्रमाण है, आत्मघाती है। यदि हमें जो प्रतीत होता है वही हमारे लिए सत्य है तो हमें प्रोटागोरस का सिद्धांत असत्य प्रतीत हो रहा है। अतः उन्हें अपना मत असत्य मानना चाहिए। इस प्रकार स्व प्रतीति प्रमाण नहीं अपितु आत्मघाती है। सत्य के संदर्भ में वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा। सोफिस्ट तथा प्रोटागोरस का उपयुक्त मत सत्य के वस्तुगत स्वरूप का निषेध कर इसके आत्मघाती स्वरूप को ही स्वीकार करता है। यदि सत्य वस्तुनिष्ठ नहीं तो सत्य और असत्य का भेद व्यर्थ है। इस प्रकार तो एक ही वस्तु किसी को सत्य और किसी को असत्य प्रतीत होगी। वस्तुतः सत्य सभी के लिए समान है, अर्थात सत्य विषयगत है। ज्ञान के अन्य साधनों की उपेक्षा। प्रोटागोरस और सोफिस्ट मतों के अनुसार ज्ञान का आधार प्रत्यक्ष है। ये हम सभी को पता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान की दो अवस्थाएं हैं, संवेदना और उसका अर्थ।
केवल संवेदना से तो विषय का आभास मात्र होता है, अतः इसे प्रत्यक्ष कहना अनुचित है। संवेदना के अर्थ को प्रत्यक्ष कहा जाता है, अर्थात संवेदना से तो केवल इतना पता चलता है कि कोई वस्तु है, उसके नाम और गुणों की जानकारी नहीं होती। संवेदना का अर्थ निर्धारित करने के लिए तो कुछ बौद्धिक कार्य जैसे तुलना, वर्गीकरण, कल्पना, तर्क और चिंतन इत्यादि करने पड़ते हैं। अतः इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का प्रमाण मानकर बौद्धिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा करना वास्तविक ज्ञान प्राप्ति के लिए ठीक नहीं है। चलते समय पैर में किसी वस्तु के चुभने पर चुभन का अनुभव संवेदना है, तथा ये ज्ञात होना कि चुभने वाली वस्तु कांच है उसका अर्थ है। अतः संवेदनाओं को सार्थक तो बुद्धि ही बनाती है। वस्तुतः प्रोटागोरस के प्रत्यक्ष को संवेदना कह सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि संवेदना की सार्थकता ही प्रत्यक्ष है। ज्ञान धारणा है का खंडन। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, उसी प्रकार ज्ञान धारणा भी नहीं है। धारणा के दो भेद हैं, यथार्थ धारणा और अयथार्थ धारणा। दोनों ही प्रकार की धारणा ज्ञान नहीं है, क्योंकि धारणा तो कल्पना से पैदा होती है, इसका कोई युक्ति संगत आधार नहीं होता। प्रायः हम प्रवृत्ति के अनुकूल अंतर्बोध से धारणा बना लेते हैं, इसका कोई कारण नहीं होता। प्लेटो का कहना है कि बिना कारण या आधार के धारणा को ज्ञान स्वीकार नहीं किया जा सकता। ज्ञान का मंडन पक्ष। प्लेटो के खंडन पक्ष से स्पष्ट है कि ज्ञान इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष तथा निराधार धारणा नहीं है। उनके अनुसार ज्ञान प्रत्यात्मक है। प्रत्यात्मक ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है, अतः ज्ञान बौद्धिक है। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय वास्तविक है। वास्तविक कहने का अर्थ ये है कि प्रत्यय केवल मानसिक विचार ही नहीं, वरन व्यवहार वस्तु है। इस प्रकार प्रत्यय वस्तु के वास्तविक गुणों के परिचायक है, जिसके कारण हमारा ज्ञान विषयगत होता है। प्लेटो का विज्ञानवाद। विज्ञानवाद प्लेटो के दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। विज्ञानवाद एक तत्व संबंधी सिद्धांत है, जिसके अनुसार विज्ञान या प्रत्यय मानसिक विचार मात्र नहीं, वरन व्यवहार वस्तु के सारभूत तत्व है। प्लेटो ने परम शुभ के विज्ञान को सबसे ऊपर स्थान प्रदान करके विज्ञानों में क्रमबद्ध स्थापित करने का प्रयास किया। प्लेटो के विज्ञानवाद को प्रमाणित करने के लिए पूर्ववर्ती दार्शनिक पार्मेनाइडिस के संवाद सिद्धांत का सहारा लिया। संवाद सिद्धांत के अनुसार विचार और वाय वस्तु में संगति का होना ज्ञान है। इसे यथार्थवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार यथार्थ ज्ञान वही है जिसके अनुरूप वस्तु हो। ज्ञान मानसिक है और वस्तु बाह्य जगत में है। यदि दोनों में संगति हो तो ज्ञान यथार्थ होगा, अन्यथा अयथार्थ होगा। जैसे हमारे मन में गाय का एक प्रत्यय है, ये प्रत्यय और बाह्य वस्तु का संवाद ही ज्ञान की वास्तविकता का द्योतक है। यही प्लेटो का वस्तुवाद है। प्लेटो के मतानुसार व्यवहारिक जगत में कोई भी वस्तु या गुण निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है। उनके अनुसार विज्ञानों की तात्विक सत्ता है, वे स्थायी और निश्चित हैं। विज्ञान सामान्य है तथा वस्तु के सार रूप हैं। किसी वर्ग की विभिन्न वस्तुओं का सार ही उसका विज्ञान है। सौंदर्य विज्ञान है, जो सुंदर वस्तुओं का सार है। फूल सुंदर है, किसी कलाकार की कोई कृति सुंदर है, चांदनी रात सुंदर है, प्रकृति के दृश्य सुंदर है, सुंदर वस्तुएं अनेक हैं। इन सब वस्तुओं के सार रूप सौंदर्य को अलग करके सौंदर्य नामक विज्ञान का निर्माण करते हैं। इसके लिए बुद्धि द्वारा विभिन्न विशेष वस्तुओं की तुलना अपेक्षित है, क्योंकि तुलना इंद्रियों का कार्य नहीं है। इंद्रियों से हमें अलग अलग सुंदर वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो सकता है,
परंतु सार रूप सौंदर्य की उपलब्धि तो हमें मात्र बुद्धि से ही हो सकती है। बुद्धि ही विभिन्न वस्तुओं में साम्य और वैषम्य का निश्चय करती है। विज्ञानवाद की सिद्धि। प्लेटो ने विज्ञानवाद की सिद्धि के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत किए, जिनमें से अरस्तु ने 5 को प्रमुख बताया, जो निम्नलिखित हैं। नंबर पहला, विज्ञान मूलक तर्क। इस तर्क के अनुसार ज्ञान और विज्ञान का अस्तित्व है, अतः उनका कोई विषय होना चाहिए। भौतिक जगत की विशेष वस्तुएं विज्ञानों का विषय नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये अनित्य, अनिश्चित, परिवर्तनशील और सापेक्ष हैं। उन विज्ञानों का विषय तो नित्य, निरपेक्ष तथा अपरिणामी होना चाहिए। इस प्रकार की नित्य अपरिणामी वस्तुओं को ही प्लेटो विज्ञान या स्वरूप कहते हैं। यदि इनकी नित्यता को हम स्वयं सिद्ध न माने तो किसी भी प्रकार का ज्ञान संभव नहीं, क्योंकि ज्ञान की नित्यता अति भौतिक विज्ञान जगत की देन है। वस्तुतः प्लेटो ने पारमार्थिक जगत के आदर्श स्वरूपों को ही विज्ञान कहा है। प्लेटो इंद्रिय अनुभव के महत्व को स्वीकार करते हैं। उसमें फीडो ने स्पष्ट किया कि इंद्रिय अनुभव के बिना विज्ञान का संस्मरण नहीं हो सकता। नंबर दूसरा, अभेद मूलक तर्क। इस तर्क में यह माना जाता है कि विशेष और सामान्य में भेद है। इंद्रिय जगत के अनेक मनुष्य और पशु सभी विशेष हैं, अतः इनसे परे पारमार्थिक जगत में सामान्यों की सत्ता है। भौतिक जगत के सभी विशेषों की सत्ता सामान्यों के कारण ही सजातियों में एकता और विजातीय वस्तुओं में भेद का कारण मानी गई है। नंबर तीसरा, अभाव मूलक तर्क। इस तर्क द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि सामान्य विशेषों के स्वार होते हुए भी विशेषों से अलग हैं। जैसे मनुष्यत्व एक सामान्य है, इस पर जब चिंतन करते हैं तो ज्ञात होता है कि विशेष मनुष्यों के अभाव का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुतः हम मनुष्य जाति के विषय में चिंतन कर सकते हैं। संबंध मूलक तर्क। विज्ञान भौतिक जगत के नित्य साँचे हैं, जिनका अनुकरण सांसारिक वस्तुएं करती हैं। यदि वस्तुएं समरूप हो या उनमें समानता हो अथवा वे एक दूसरे के प्रतिरूप हो तो उन्हें एक ही नाम से जाना जा सकता है। अतः ये वस्तुएं विज्ञान का ही अनुकरण करती हैं। विज्ञान सांसारिक वस्तुओं के समान भी है और असमान भी है। नंबर 5, तृतीय मनुष्य मूलक तर्क। ये तर्क अभेद मूलक तर्क का ही दूसरा रूप है। इस तर्क के अंतर्गत ये कहा गया है कि जब विशिष्ट वस्तुओं को एक ही नाम से जाना जाता है और वे विशेष वस्तुएं अपने नाम के अनुरूप व्यापक गुणों से युक्त ना हो तो समझना चाहिए कि वे सभी विशिष्ट वस्तुएं किसी व्यापक गुणों वाली सामान्य सत्ता से संबंध रखती हैं और वह सामान्य सत्ता प्लेटो का विज्ञान है। विज्ञान की विशेषताएं। प्लेटो के विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर पहला, विज्ञान द्रव्य है। द्रव्य की सत्ता स्वतंत्र होती है, अर्थात द्रव्य अपने अस्तित्व का स्वयं आधार होता है। प्लेटो के विज्ञान इसी विशेष अर्थ में द्रव्य हैं जो स्वयं निराधार और अकारण होते हुए सभी वस्तुओं के आधार और कारण हैं। अतः प्लेटो के विज्ञान पूर्ण स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और मूल कारण है। विज्ञान सामान्य है, जैसे अश्वत्थ समान है जो विशेष घोड़े से अलग है। अश्वत्थ कोई लाल, काला, श्वेत घोड़ा नहीं है, यह तो अश्व सामान्य है। विज्ञान विचार है, वस्तु नहीं। जैसे मनुष्यत्व केवल विचार है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। व्यक्ति विशेष का विचार तो सामान्य विचार की प्रतिलिपि है। विज्ञान अनेकता में एकता है। जैसे मनुष्य अनेक है परंतु उनका विज्ञान मनुष्यत्व एक है। विज्ञान उत्पत्ति और विनाश से परे नित्य तत्व होते हैं। जैसे सुंदर वस्तुओं का जन्म मरण होता है परंतु सौंदर्य नामक विज्ञान का नहीं। विज्ञान सभी वस्तुओं का सार रूप है। किसी वस्तु के सार रूप को ही परिभाषा कहते हैं। जैसे पशुता और विचारशीलता रूपी सार गुणों के आधार पर ही मनुष्य को विचारशील पशु कहा गया है। इस विशेष अर्थ में विज्ञान का
प्लेटो ने परिभाषा रूप भी कहा है। नंबर 7, विज्ञान पूर्ण है। विज्ञान के इस पूर्ण आदर्श की ओर प्रत्येक वस्तु हमेशा अग्रसर है। जो वस्तु इसके जितने निकट है उतनी ही वह सत्य है। नंबर 8, विज्ञान देश कालातीत है। विज्ञानों को देश काल से आबद्ध मानने से वे सामान्य, अनादि और अनंत नहीं रह सकते। नंबर 9, विज्ञान बौद्धिक है। विज्ञानों का ज्ञान केवल बुद्धि द्वारा ही संभव है, इंद्रियों द्वारा नहीं, क्योंकि सामान्य और सार गुणों का ज्ञान तो बुद्धि द्वारा ही होता है। नंबर 10, विज्ञान अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय जगत इंद्रिय जगत से सर्वथा भिन्न है। प्लेटो के विज्ञान अतीन्द्रिय जगत अर्थात विज्ञान जगत में विद्यमान है। धन्यवाद। मैंने रिकॉर्डिंग की नहीं तो